अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और रूटीन से अपनी कॉलेज क्लासेस ले रहे होंगे और क्लासेस के साथ साथ आप इस टेंशन में भी होंगे कि बायोलॉजी के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जा सके। आपकी इस टेंशन को मद्देनज़र रखते हुए बायोलॉजी एग्ज़ाम हेल्प के ज़रिए से हम आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। इस सीरीज़ में मेन फोकस पास्ट पेपर पे किया जाएगा। पास्ट पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कराए जाएंगे और पास्ट पेपर के अलावा भी जो आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको भी फोकस किया जाएगा। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में मोस्टली डेफिनेशंस हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि बायोलॉजी की डेफिनेशन है और फिर इसके बाद लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और नेक्स्ट पेज पे बायो की बहुत सारी फील्ड की डेफिनेशन है। तो पेपर के हवाले से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि पेपर में डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं या डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उनका आपस में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो इस वजह से ये टॉपिक हम डिटेल में करेंगे। सारी ब्रांचेस को एक दफ़ा हम समझ लेंगे। तो इनमें से किसी भी ब्रांच का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, ये फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का फर्स्ट पेज है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। फर्स्ट पैराग्राफ में बायो की डेफिनेशन बताई गई है कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स बेसिकली क्या चीज़ें, इसके मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स हम अभी पढ़ेंगे कि किन चीज़ों को हम लिविंग कह सकते हैं और कौन सी चीज़ें लिविंग नहीं होती। और ये एक साइंस की ब्रांच है, जिस तरह से फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बाकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। जितनी भी साइंस की ब्रांचेज हैं ये हमें नेचर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं। बाकी ब्रांचेस की तरह बायो भी हमें नेचर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। बायो नेचर के किस एस्पेक्ट को कवर करती है? लिविंग थिंग्स और उनका एनवायरनमेंट। लिविंग थिंग्स में वो तमाम लिविंग चीज़ें आ जाएंगी और एनवायरनमेंट जहाँ पे वो रहते हैं या जिसको वो अफेक्ट करते हैं या जो उनको अफेक्ट करता है। इसकी डिटेल अभी जब हम ब्रांचेस स्टडी करेंगे तो उसमें हमें ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इसके बाद ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं कि लाइफ फॉर बायोलॉजिस्ट इज अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लिविंग्स को नॉन लिविंग्स के दरमियान उनके दरमियान में कोई फ़र्क करें। तो ये करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आ सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड complex entities are composed of one or more cell contain genetic program of their characteristics, can acquire and use energy, can carry out and control numerous chemical reactions, can grow in size, maintain a fairly constant internal environment, produce offspring similar to themselves, respond to change in their environment। ये तमाम characteristics अगर किसी चीज़ में होंगे तो हम उसे living कहेंगे, अगर ये character नहीं होंगे तो हम उन्हें living नहीं कहेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। उनकी एक प्रॉपर बॉडी होती है, उनकी एक प्रॉपर शेप होती है। जैसे अगर हम किसी को इंसान समझते हैं, हम कहते हैं कि ये ह्यूमन है, तो हमें ह्यूमन कैसे हम उसे ह्यूमन कहेंगे, या कोई एनिमल है, कौ है, गोट है, हमें कैसे पता चलेगा? उनकी करेक्टरिस्टिक्स को देख के। उनकी एक पूरी बनावट है। इसी तरह से दरख्तों की अपनी बनावट है और ये सिंपल नहीं होते, कॉम्प्लेक्स होते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, इतना जो है वो सिंपल सिस्टम हमारा नहीं होता। और हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ह्यूमन बीइंग एग्जांपल है मल्टी सेलुलर की। और अगर यूनिसेलुलर की देखा जाए तो बैक्टीरिया और इसी तरह के बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। हमारे अंदर जेनेटिक प्रोग्राम मौजूद है, हमारे अंदर डीएनए मौजूद है और डीएनए के अंदर हमारी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। हम एनर्जी हासिल भी कर सकते हैं और हम उसे यूज़ भी करते हैं। हम फूड लेते हैं, इसके बाद हमारी बॉडी में फूड की डाइजेशन होती है, उसकी ब्रेक डाउन होती है, रेस्पायर हम करते हैं, तो उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और फिर उस एनर्जी को हम अपने मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए यूज़ भी करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि अगर किसी केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं किया जाएगा और जब भी ये कंट्रोल बिगड़ता है उसमें प्रॉब्लम आता है। जिस तरह से डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल रखते हैं तो वो नॉर्मल है और जब उनका ये कंट्रोल बिगड़ जाता है तो वो डिजीज़ है। इसके अलावा जो लिविंग चीज़ें होती हैं उनका साइज बढ़ता है।
इंसान का बच्चा जब पैदा होता है वो बहुत छोटे साइज़ का होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। और अगर आप ट्रीज़ की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो उनमें ये साइज़ की कोई लिमिट नहीं होती, वो इंक्रीज़ होते रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, हम उसको एक कांस्टेंट स्टेज पे रखते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे थोड़ा बहुत बस फ्लक्चुएट कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगी तो वो लीथल हो सकता है। इसके अलावा जो लिविंग चीज़ें हैं वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं और वो बच्चे उनकी तरह दिखते हैं। और इसके अलावा जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आती हैं, लिविंग थिंग्स उनको रिस्पॉन्ड करती हैं। कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं? जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल ले लें, जब हमें धूप लग रही होती है, जब हमें गर्मी महसूस होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम ठंडी जगह पे चले जाएं। और सर्दियों में जब हमें ठंड लगती है तो हम लोग धूप लगवाने के लिए धूप में चले जाते हैं। तो ये इसका मतलब है कि हमें एनवायरमेंटल चेंजेस हम उसको महसूस भी कर सकते हैं और फिर हम उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो ये लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स बच्चों वाली तस्वीर है। ये फर्स्ट ईयर के बच्चे इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इस साइड पे ये सारे लिविंग हैं। अगर आप ह्यूमन बीइंग को देख लें, अगर आप किसी एनिमल को देखें, प्लांट्स को देखें, ट्रीज को देखें, ये सारी क्या है? लिविंग हैं जो कि ग्रो कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप इन चीज़ों को देखें तो जो अभी हमने करैक्टर स्टडी किए इनमें वो कोई भी एक भी करैक्टर नहीं पाया जाता। जी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो उसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की। सबसे पहला पॉइंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये सारी की सारी जो फील्ड्स अभी हम स्टडी करेंगे ये सारी बायो ही है, लेकिन बायो मेन ब्रांच है, बायोलॉजी मेन ब्रांच है और उसको फिर फर्दर छोटी ब्रांचेज में डिवाइड किया गया। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या चीज़ है जी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, फिर उसके सेल लेवल तक, और सेल के बाद उसकी ऑर्गेनेली। सेल के अंदर आपको पता होना चाहिए बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन, इस तरह के बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं। अगर हम इनको इनके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी करें कि इनके अंदर कौन से कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, इनमें कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनमें लिपिड्स कंटेंट्स कितने होते हैं, अगर हम इस लेवल तक जाके स्टडी करें तो हम इसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहेंगे। और ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, यानी न्यूक्लियस है तो डीएनए का किस शेप में है, यहाँ पे हमें बहुत सारे जो है वो मॉलिक्यूल्स के शेप दिखाए हुए हैं। ये ग्लूकोज है और सिमिलरली ये क्रोमोसोम्स हैं। तो अगर हम किसी भी चीज़ को इतने छोटे लेवल पे जाके स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी करेंगे, तो ये फील्ड जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाएगी। जी नेक्स्ट है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नाम से ही जाहिर है कि इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। This include interaction between the organism and their inorganic and organic environment, especially as it relates to human activities. कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी बेसिकली किस चीज़ से कंसर्न है कि ऑर्गेनिज्म और उनका एनवायरनमेंट, उनके दरम्यान में क्या इंट्रैक्शन है। अब देखिए एनवायरनमेंट ऑर्गेनिक भी हो सकता है और ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर हम अपने एनवायरनमेंट की बात करें, हम ह्यूमन हैं, हमारे एनवायरनमेंट में बाकी तमाम एनिमल्स, बाकी तमाम पौधे, जैसे कि आप कह सकते हैं कि हमारे लिए मॉस्किटोज़ हैं, मॉस्किटो हमें कैसे अफेक्ट करते हैं, हम उन्हें कैसे अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे और एनिमल्स हैं, उनके साथ हमारा कैसे इंट्रैक्शन है। और अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक में वाटर आ जाता है, ठीक है, कि पानी हमारे इर्द गिर्द कितना मैसर है, वो हमें कितना फ़ायदेमंद देता है, पानी की क्या क्वालिटी है, उसका हमारी हेल्थ पे क्या असर होता है, और फर्दर हम पानी को कितना गंदा कर रहे हैं या उसको हम किस तरह से डैमेज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में जो है बेसिकली हम चीज़ स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स का उनके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन। इसी तरह से सिर्फ एनवायरनमेंट हम ह्यूमन्स तक ही महदूद नहीं रखेंगे। अगर हम किसी ओशन की लाइफ को देखेंगे तो उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। शार्क अगर है, बाकी जो इनवर्टिब्रेट्स हैं या जो बाकी वर्टिब्रेट्स रहते हैं समंदर के अंदर, उनका उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। अगर आप किसी फॉरेस्ट की लाइफ को देखेंगे तो मुख्तलिफ तरह के जो एनिमल्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप बनता है।
Third branch, microbiology. This is study of microorganism which include bacteria, viruses, protozoa and microscopic algae and fungi. माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, इसमें जिस तरह के भी ऑर्गेनिज्म हो उन तमाम की स्टडी को हम क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड है जी फ्रेश वाटर बायोलॉजी, और नीचे इसके बिल्कुल फ्रेश वाटर बायोलॉजी के नीचे मैरीन बायोलॉजी भी लिखा हुआ है। पहले ये चीज़ समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको फ़र्क पता हो कि फ्रेश वाटर और मैरीन में क्या फ़र्क होता है। फ्रेश वाटर जिसमें साल्ट के कंटेंट्स कम हो, जैसे रिवर है, स्ट्रीम्स हैं, ये तमाम चीज़ें फ्रेश वाटर में आ जाती हैं। और मैरीन एनवायरनमेंट जिसमें साल्ट के कंटेंट्स ज़्यादा हों, आपको पता है समंदर का पानी नमकीन होता है, ओशन, सीज, ये चीज़ें मैरीन एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी डील करती है विद द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज, और मैरीन बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ मैरीन लाइफ और वहाँ के जो भी एनवायरनमेंट कैसा है, उसमें साल के कंटेंट, यानी चीज़ों की जो स्टडी है वो मैरीन बायोलॉजी के अंदर आ जाएगी। ये फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है जिसमें साल के कंटेंट्स कम होंगे, और ये मैरीन एनवायरनमेंट है जहाँ पे साल्ट के कंटेंट ज़्यादा होंगे। इसके बाद जी नेक्स्ट ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, लॉगी मीन स्टडी, तो पैरासाइटोलॉजी मतलब क्या हुआ कि पैरासाइट की स्टडी इसमें की जाती है। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट की स्टडी में क्या क्या चीज़ें शामिल है, द स्ट्रक्चर, कि उस पैरासाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफ़र होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइफ हिस्ट्रीज, उसके लाइफ साइकिल में कितने फेजेस हैं, वो कहाँ कहाँ अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप्स, होस्ट और पैरासाइट का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये तमाम चीज़ें पैरासाइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए अगर आप मलेरिया की अगर आप एग्जांपल ले लें, मलेरिया का जो बेसिक फैक्टर है वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम कैसे एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है वो आपको पता है, उसमें एक फैक्टर यूज़ होता है, और वो फैक्टर कौन है, एनोफेलिस मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, वो एक जो पेशेंट होगा जिसको मलेरिया होगा वहाँ से वो प्लाज्मोडियम को किसी हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र कर दे। तो ये पैरासाइटोलॉजी में ये तमाम चीज़ें स्टडी की जाती हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, और उनकी लाइफ हिस्ट्रीज क्या हैं। ये मुख्तलिफ तरह के पैरासाइट्स हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर या बाकी वर्टिब्रेट्स के अंदर डिजीज़ काज करते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी इट डील विद द स्टडी ऑफ मैन। अब इसमें हम इंसान को सारे का सारा स्टडी करते हैं, उसकी फॉर्म कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। हिस्टोलॉजी मीन स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, कैसे कैसे वक्त के साथ साथ उसमें चेंजेस आती हैं। जेनेटिक्स, उसके बहुत सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन कैसे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगी। डिफरेंट जो सेल हैं ह्यूमन के उनकी स्टडी करना, इकोलॉजिकल स्टडीज़ माहौल के साथ, जैसे अभी पीछे भी हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि माहौल का ह्यूमन पे क्या असर पड़ता है, और फिर ह्यूमन माहौल को किस तरह से अफेक्ट करता है। और इस ह्यूमन बायोलॉजी में जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इंसान की सारे ऑर्गन्स को दिखाया हुआ है कि ब्रेन कैसा है, फेरिस कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, ओवरऑल बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है। तो ह्यूमन से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ हैं वो ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट चीज़ सोशल बायोलॉजी। सोशल का लफ्ज़ समाजी से रिलेटेड है, माशरे से रिलेटेड है। This is the branch of biology we deal with the study of social behavior and communal life of human being, कि इंसान आपस में कैसे रहते हैं, उनका आपस में क्या क्या रिलेशनशिप हो सकता है। इंसान के रिलेशन क्या हो सकते हैं जी, ह्यूमंस का लव का रिलेशन हो सकता है, उनका आपस में फाइट का रिलेशन हो सकता है, वो आपस में पीस, कुछ ह्यूमंस होते हैं वो पीसफुल रहना चाहते हैं, कुछ में एंगर का रिलेशनशिप होता है। तो ओवरऑल किसी भी माशरे में जो ह्यूमन के रिलेशन हो सकते हैं और किस तरीके से इंसान रहते हैं, इस चीज़ की स्टडी जो है वो सोशल बायोलॉजी के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट जी बायोटेक्नोलॉजी।
बायो का वर्ड पहले यूज़ किया गया है, फिर टेक्नोलॉजी का मतलब, यानी बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज़ है? ऐसी फील्ड है जिसमें लिविंग चीज़ों को यूज़ किया जाता है टेक्नोलॉजी के अंदर। ह्यूमंस अपनी मर्जी की बहुत सारी चीज़ें तैयार करने के लिए लिविंग थिंग्स के अंदर चेंजेस करता है और उनको फिर अपने मकसद के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे पौधे तैयार किए जा चुके हैं जो कि हमारी मर्जी के प्रोडक्ट्स हमें देते हैं। या चलें अगर बहुत डेली लाइफ की एग्जांपल लें तो लेयर्स मुर्गियाँ जो अंडे हम लोग खाते हैं, तो ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। सिमिलरली जो मीट हम लेते हैं चिकन का, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट डील विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिस्टम्स और प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज।